फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग रेशियो चैप्टर, वेलकम टू द रिवीजन। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर अपन कंपैरिजन करना सीखते हैं, जो मम्मी पापा ने तुम्हारे साथ किया है बचपन से, बस वही तुमको कंपनी के साथ करना है। अलग अलग तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो पहला कंपैरिजन, हाँ, फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियोज। तो लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर क्या क्या आता है? करंट रेशियो। करंट रेशियो बोलो क्या आएगा? करंट रेशियो, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। इसका मैक्सिमम रेशियो कितना होना चाहिए? ये आइडियल रेशियो है 2:1, मैक्सिमम कुछ नहीं है। अगर एक से ज्यादा रहा तो इट इज नोन एज कंजर्वेटिव, 1 रहा, 1:1 रहा तो मॉडरेट, 1 से कम रहा तो अग्रेसिव माना जाएगा। जितना कम उतना अच्छा या बुरा? यस, जितना कम उतना बुरा, जितना बड़ा उतना अच्छा। क्विक रेशियो, इसके दूसरे दो नाम है, एसिड टेस्ट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला है quick asset by current liability. And what is quick asset means? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। फॉर्मूले के फॉर्मेट तक इतना ही ठीक है, पर थ्योरी अगर क्वेश्चन पूछा तो उसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस करेंगे। इसका आइडियली कितना होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए। ओके, फिर आते कैश रेशियो, ऑब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस बैंक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इससे मुझे समझ में आता है कि कितना प्रतिशत ऑफ करंट लायबिलिटीज रेडीली अवेलेबल इन कैश। तो मैं कितने मुंह पे बेच के मार सकता हूँ। बेसिक डिफेंस इंटरवल या फिर इंटरवल मेजर रेशियोज। कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे, या टोटल एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग डिवाइडेड बाय 360 या 365 डेज। इससे समझ में आता है कि कितने दिन के पैसे अवेलेबल है, जो पैसे अवेलेबल है वो कितने दिन तक चल सकते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, सीए माइनस सीआर। और जनरली एग्जाम के अंदर ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर तुमको करंट असेट्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल अगर दिया है तो इससे तुम एग्जाम में शुरुआत कर सकते हो। एग्जाम के अंदर जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक फॉर्मेट है इस चैप्टर का, एक सिंपल सा लॉजिक तुमको याद रखने का है। जो क्वेश्चन में फॉर्मूलेस दिए पूरे फॉर्मूलेस लिखो, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के। फिर उसके बाद जो गिवन डेटा है वो लिखो, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। 100% सॉल्व हो जाएगा। जो भी खाता फॉर्मूला सॉल्व होता है उसका आउटपुट किसी और फॉर्मूले का इनपुट होता है, और उस तरीके से पूरे सॉल्व हो जाते हैं। डोंट ट्राई टू सॉल्व इन योर माइंड, दैट वोंट हेल्प इन एग्जाम। एक तो एग्जाम में पूरे फॉर्मूले लिखने के बाद एग्जामिनर को ये तो पता चल जाएगा इसको फॉर्मूलेज आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सॉल्व होते हुए आधे तो सॉल्व हो ही जाते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ मार्क आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। माइंड में सॉल्व करते तो टाइम तो जाता ही है, और फिर नहीं आता इसके वजह से पैनिक भी हो सकते। तो यहाँ पे पैनिकिंग वाला सिचुएशन नहीं बनेगा। अगर सपोज फॉर्मूलेज लिखने के बाद, गिवन डेटा लिखने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो दो ऑप्शंस। एक, कोई तो एक मिसिंग आइटम को एक्स पकड़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो कि वो एक्स सॉल्व होने के लिए कुछ ऑप्शन है क्या। अगर एक्स इमेजिन करके भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर एक ऑप्शन है तुम्हारे पास दूसरा, कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, उसके अंदर से देखो कुछ अलग से फॉर्मेट बन सकता है क्या। जैसे अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज। एक तो प्रोप्राइटरी फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन, या फिर उसको टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसा पकड़ो। तो एक यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है? प्रोप्राइटरी फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स असेट प्लस करंट असेट। इसको और एक लिख सकते, प्रोप्राइटरी फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि करंट लाइबिलिटी माइनस करंट असेट तो वर्किंग कैपिटल बन जाता है। तो ये एक फॉर्मूला तुमको डिराइव होता है। तो ऐसे फॉर्मूलेस तुम डिराइव कर सकते हो। तो कहां पे स्टकअप हो उसके ऊपर है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पी एंड एल का फॉर्मेट, बहुत बार क्वेश्चंस के नीचे तुमको बैलेंस शीट पी एंड एल का फॉर्मेट क्वेश्चन में ही रहता है, तो तुम उसके अंदर फिलअप करो। तो पॉसिबल है कि एक आधी चीज जो तुमको नहीं मिल रही वो बैलेंसिंग फिगर हो। बहुत बार ऐसा होता है कि करंट असेट के अंदर तुमको स्टॉक एंड डेटर्स मिल जाते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस से जनरली बैलेंसिंग फिगर होता है। बैलेंस शीट के अंदर बाकी सब मिल जाता है, फिक्स असेट नहीं मिलते, तो फिक्स असेट बैलेंसिंग फिगर होता है। टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड पता होती है, तो वहां से टोटल असेट साइड मिल जाती है।
और फिक्स एसेट बैलेंसिंग फिगर होती है। तो फॉर्मेट बनाओ, बेसिकली क्या बोलना है, सिंपली फर्स्ट स्ट्रेटजी इज फॉर्मूलेस लिखो, गिवन डेटा लिखो, सॉल्व करो, हो जाएगा। नहीं हुआ, दूसरा स्टेप है एक्स अजम्पशन करके हो सकता है क्या, देखो नहीं छुआ तो फिर फॉर्मेट में डालो, फिर सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते। इसके अलावा नहीं छूता तो फिर क्वेश्चन तो भी रॉन्ग है, मैं तो स्किप तो भी करना है। हाँ, सो तो बेसिकली इस तरीके से तुमको ये सॉल्व करना है। लिक्विडिटी रेशियोज, ओवरऑल लिक्विडिटी रेशियोज ज्यादा रहना चाहिए या कम रहना चाहिए, ज्यादा, तो इससे लिक्विडिटी समझ में आ जाती है। वेरी गुड। फिर इसके बाद लिक्विडिटी रेशियोज के बाद अपन आए कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। शांति से, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो समझने के लिए पहले कुछ कुछ चीजें समझना पड़ेगा। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व, इनको अगर मुझे कुछ नाम ही देने की इच्छा हो गई तो मैं क्या नाम दूं? इक्विटी, वेरी गुड, शेयर होल्डर्स फंड। ओके, और कुछ नाम देने का? वेरी गुड, नेट वर्थ। और कुछ नाम देने का? वेरी गुड, प्रोप्राइटरी फंड। तो तीन नाम दे सकता हूं मैं, प्रोप्राइटरी फंड, नेटवर्थ, शेयर होल्डर्स फंड। इसमें किसी को कुछ इश्यू है? नहीं। इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं तो एक नया स्टेप मिलता है? वेरी गुड, लॉन्ग टर्म लोन। इसके अंदर टर्म लोन भी ऐड होते हैं और डिबेंचर्स भी एडेड होते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन ऐड करता हूं तो क्या मिले? वेरी गुड, कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है। इसको दूसरा नाम अगर, वेरी गुड, इसको नेट असेट्स भी बोला जा सकता है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब फिक्स लायबिलिटी जो अपनी बैलेंस शीट बनी है, फिक्स असेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी इज नथिंग बट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसको इधर डाल दो, नेट असेट मतलब करंट लायबिलिटी इधर गई, तो फिक्स असेट प्लस करंट असेट, नेट असेट्स आ गए। तो ये नेट असेट भी बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स को ऐड करने के बाद। वेरी गुड। तो अभी जो मुझे निकालना है इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो मतलब किसको किससे डिवाइड करूं? हाँ, शेयर होल्डर्स फंड को मुझे क्या करना है? शेयर होल्डर फंड को डिवाइडेड बाय, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हो या फिर नेट असेट बोल सकते हो। वेरी गुड। हाँ, डेट रेशियो, हाँ, लॉन्ग टर्म लोन्स जो है इसको डिवाइडेड बाय मुझे नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। वेरी गुड। इसको इक्विटी रेशियो बोलेंगे और इसको डेट रेशियो बोलेंगे। हाँ, डेट टू इक्विटी रेशियो, हाँ, तो डेट बाय इक्विटी, तो बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय ये वाला इक्विटी प्रेफरेंस प्लस रिजर्व। तो अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, तो इट इज 2/1। ओके, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, हाँ, तो ये डेट जो है 2, इसको डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स करना पड़ेगा। वेरी गुड। कैपिटल गियरिंग रेशियो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन प्लस डिबेंचर्स, तो डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस। तो इससे मुझे समझ में आता है फिक्स पेमेंट जिनको देना है वो न्यूमरेटर, जिनको नहीं देना है वो डिनोमिनेटर। मतलब मुझे कितना कैपिटल ऐसा है जिसको मुझे पेमेंट करने का रिस्क लग रहा है। फिर आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, हाँ, प्रोप्राइटर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। तो प्रोप्राइटरी फंड रेशियो मुझे और किससे कॉम्प्लीमेंट्री, कहां से कुछ, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो प्लस प्रोप्राइटरी रेशियो, ये इसका टोटल 1 आएगा। डेट डेट रेशियो इक्विटी रेशियो 1 आएगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कवरेज रेशियो। ये ओवरऑल रेशियोज मुझे ये बताएंगे कि मुझे पर्टिकुलर पेमेंट करने के लिए मेरे पास कितना पैसा अवेलेबल है। ओके, ये रेशियो ज्यादा रहे तो अच्छे या कम रहे तो अच्छे? जितने ज्यादा रहेंगे उतने अच्छा। डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या बनाएंगे फॉर्मूला? हाँ, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट नीचे आएगा, ये जो कि बेसिकली इंस्टॉलमेंट रहेगा। तो ऊपर क्या क्या रहेगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस, उसमें कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट प्लस
डेप्रिसिएशन ऐड करो प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये तुमको एक्सपेंसेस या लॉसेस ऐड बैक करना है, क्योंकि ये बार बार नहीं होने वाले हैं इसलिए ऐड बैक कर दिए। इंटरेस्ट क्यों ऐड करें, क्योंकि नीचे इंटरेस्ट पे करना है तो उसके लिए पैसे जो रहेंगे वो ऊपर ऐड बैक करने पड़ेंगे। डेप्रिसिएशन क्योंकि ये कैश मेरे पास अवेलेबल है, और डेप्रिसिएशन इज द पार्ट विच इज यूज फॉर परचेसिंग द असेट, और इंस्टॉलमेंट वही वो पार्ट है, तो उस लॉजिक से अपन डेप्रिसिएशन भी ऐड बैक करते हैं। एक सिंपल लॉजिक याद रखने का है, तो डेप्रिसिएशन के पैसे मेरे पास पड़े हैं जो मैं लोन रिपेमेंट के लिए लगा सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला हो गया डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये किससे सिमिलर है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, हाँ फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, ये भी एग्जैक्ट सेम है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन बोला है, तो ये और ये सब सेम बन जाते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इसका एक लॉजिक है, तुमको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में क्या होता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी माइनस पीडी, ईएई, ओके। तो फिर मुझे क्या निकाला, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए मेरे पास कितना है, तो ऊपर क्या है ईबीआई, तो सिंपली फॉर्मूला क्या हो गया, ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट। अगर मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो पूछा तो ईएटी बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर मुझे इक्विटी डिविडेंड, ईएई बाय इक्विटी डिविडेंड। ठीक है, तो ये कवरेज रेशियो फटाक से मिल गए, कोई प्रॉब्लम, हायर द बेटर, जितने ज्यादा रहेंगे उतनी मेरे लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट, फिर आते हैं टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज में तुमको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि अगर टर्नओवर वर्ड का मतलब होता है सेल्स, अगर सेल्स का जो आइटम है अगर ये तुम्हारे बैलेंस शीट के साथ कंपेयर होता है, सेल्स ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा, अगर पी एंड एल आइटम के साथ कंपेयर करें तो सेल्स नीचे रहेगा। ठीक है, तो इससे तुमको टर्नओवर रेशियोज मिल जाएंगे। एंड इसमें और एक चीज है कि अगर जब कंपेयर कर रहे हैं तो तुम्हारा दोनों बैलेंस शीट आइटम है कोई इशू नहीं, दोनों पी एंड एल आइटम है कोई इशू नहीं, एक बैलेंस शीट और एक पी एंड एल आइटम रहता है तो तुमको बैलेंस शीट आइटम को एवरेज लेना पड़ेगा, लॉजिक, क्योंकि पी एंड एल आइटम पूरे साल का होता है और बैलेंस शीट एज ऑन द डेट का होता है, तो तुमको बैलेंस शीट आइटम को एवरेज लेना, प्रोवाइडेड एग्जाम में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर नहीं है तो क्लोजिंग ले लो, कोई इशू नहीं। तो फिर टर्नओवर रेशियो, टोटल असेट टर्नओवर, फिक्स असेट टर्नओवर, कैपिटल टर्नओवर, करंट असेट टर्नओवर, इन तीनों के केस में ये बैलेंस शीट आइटम है, तो क्या होगा फॉर्मूला, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, फिक्स असेट, सेल्स बाय कैपिटल, सेल्स बाय करंट असेट्स, तो इस तरीके से टर्नओवर रेशियोज मिल जाएंगे। बट इसके तीन एक्सेप्शन है जो कि नीचे है, इन्वेंट्री ऑब्लिक स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सीओजीएस बाय एवरेज स्टॉक। अभी सीओजीएस क्यों लिए, क्योंकि स्टॉक में प्रॉफिट नहीं रहता, तो इसकी वजह से अगर मैं ऊपर सेल्स लूं तो गलत हो जाएगा, सेल्स में प्रॉफिट है और नीचे प्रॉफिट नहीं है, तो सेल्स माइनस प्रॉफिट करे तो सीओजी, तो सीओजी बाय एवरेज इन्वेंटरी। रिसीवेबल डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर्स, क्योंकि कैश सेल से डेटर बनते नहीं इसलिए क्रेडिट सेल दिया। ओके, क्रेडिटर टर्नओवर, परचेसेस बाय एवरेज क्रेडिटर्स, इससे मिल जाएगा। अभी इन सब रेशियोज के अंदर एग्जाम के अंदर तुम सेल्स लेके करेंगे नो इश्यू, बट अगर क्वेश्चन में खुद बोल के बोल रहा है कि कंसिडरिंग सीओजीएस एज अ बेस, तो सीओजीएस बाय टोटल एसेट, सीओजीएस बाय फिक्स एसेट ऐसा लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट सेल से करो, कोई मार्क नहीं कट करेगा, कोई चिंता नहीं है। फिर इसके साइड बाय साइड ऐसे दो तीन फॉर्मूले आते हैं, स्टॉक वेलोसिटी, डेटर वेलोसिटी, क्रेडिटर वेलोसिटी। अगर मुझे बोला है कि डेटर वेलोसिटी 3 मंथ्स, तो 3/12 इंटू क्रेडिट सेल्स डेटर मिल जाते हैं, 3 मंथ्स क्रेडिटर वेलोसिटी बोला तो 3/12 इंटू परचेस, एंड स्टॉक वेलोसिटी बोला तो 3/12 इंटू सीओजीएस, तो तुमको मिल जाएगा। समझ में आ रहा क्या, ओके। फिर ये टर्नओवर रेशियोज अगर हो गए, और जनरली बाकी सब रेशियोज परसेंटेज में आते हैं और टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आते हैं, तो तुमको उसको टाइम्स में ही लिखना पड़ेगा। टर्नओवर रेशियो हायर द बेटर या लोअर द बेटर, हायर द बेटर, ज्यादा टर्नओवर मतलब
बेसिकली उतने पैसों में मैं ज्यादा बार 3 टाइम्स आता है, इसका मतलब क्या है 3 टाइम्स? कि एक बार आया गया, याद आ रहा क्या? जितने ज्यादा बार हुआ उतने अच्छी बात है अपना। फिर अपन आए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी बाय सेल्स इनटू 100। इसकी थ्योरी के लिए तुमको मैंने बताया था कि मोर और लेस बिजनेस का जीपी कांस्टेंट होता है, पर एनपी नहीं। नेट प्रॉफिट रेशियो, एनपी बाय सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स। अब इन तीनों में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? सबसे बड़ा अमाउंट किसका होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का होता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट होता है। सेल्स में से मैं अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक परचेसेस, बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मैं माइनस करूं एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करूं, तो जीपी मिलता है। जीपी में से एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो माइनस किया तो ऑपरेटिंग इनकम आता है। ऑपरेटिंग इनकम में से अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम की एडजस्टमेंट करता हूं, तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली तुमको वो चीजें ध्यान रखनी है। बहुत बार तुमको इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल के जैसे वो तुमको आइटम्स दे देते, तुमको बैलेंस शीट एंड पीएनएल बनानी पड़ती है। तो बैलेंस शीट बनाते समय, पीएनएल बनाते समय तुमको ध्यान रखना है कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालो। फिर उसके बाद आते हैं एक्सपेंस रेशियोज। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो को स्टार मार के एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो, सीओजीएस बाय सेल्स इनटू 100। अगर ये मुझे लाने की इच्छा है तो कैसे निकालेंगे? 100 माइनस जीपी रेशियो। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, अगर वो एक्सपेंसेस आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो तुमने क्या करना? एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। बट सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो आया, तो सीओजीएस बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय सेल्स इनटू 100। दोनों में से बड़ा कौन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग बड़ा रहेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस छोटा रहेगा। अगर मुझे ऑपरेटिंग रेशियोस निकालने की इच्छा है, तो और कौन सा तरीका? या 100 या 1 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो तीन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स। ऑपरेटिंग रेशियो, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय सेल्स। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो सिर्फ एडमिन सेलिंग बाय सेल्स। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो इज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बाय सेल्स। फिर आते हैं थोड़े कंफ्यूजन पार्ट, एंड में लेंगे वो अपन। तो अर्निंग पर शेयर, अगर अर्निंग पर शेयर निकालना रहा तो वेरी गुड, ईए बाय नंबर ऑफ शेयर्स। डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इससे समझेगा एक शेयर को मैं कितना डिविडेंड दे रहा हूं। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डीपीएस बाय ईपीएस। इससे समझ में आता है कि कंपनी ने कितना कमाया और उस कमाई का कितना प्रतिशत या कितना पोर्शन वो डिविडेंड बोल के बांट रही है। पीई रेशियो, एमपीएस बाय ईपीएस। तो मुझे समझ में आता है कि जो करंट लेवल ऑफ अर्निंग है उसे कितने बार कमाना पड़ेगा, तब जाके मुझे करंट मार्केट प्राइस वसूल हो जाएगी। तो पी रेशो का एक मैंने डिटेल में समझाया भी था पहले, कि पी रेशो एक रेंज में होना चाहिए। उससे कम है मतलब शेयर अंडर वैल्यूड है, और उससे ज्यादा है मतलब ओवर वैल्यूड है। उसका एक मतलब भी निकलता है कि कंपनी आगे जाके ग्रो करने वाली है या नहीं करने वाली। तो यू हैव टू यूज इट वेरी टेक्निकली। डिविडेंड, ठीक है, ये सब हो गया अपने। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये सब थोड़े कंफ्यूजिंग है, तो मैं ही बता देता हूँ, तुम टेंशन मत लो। अभी एग्जाम के अंदर इसका एक लॉजिक मैंने बताया था। क्या लॉजिक बताया एग्जाम के अंदर? गड़बड़ नहीं करना, पहले 2 मिनट खुद को बताना कि अपने को शांत रहना है। शांत रह के एक लॉजिक बोला। क्या लॉजिक बोला ये रेशियोज बनाने के लिए? जो कैपिटल नीचे, उसका ही इनकम ऊपर लिख के देने का है। ओके, तो इसके अंदर अगर मुझे सपोज पहला पूछा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि बिजनेस में मैंने कितना पैसा लगाया। मोर और लेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों के दोनों सेम ही है, अलग कुछ भी नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स,
एंड लॉन्ग टर्म लोन। अभी इनकी इनकम क्या होती है? हाँ, तो इसका इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट, ये सब रहता है। तो बेसिकली ये आ गया तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो उसके दो फॉर्मूलेस निकालना, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। अभी आफ्टर टैक्स निकालने को बोलना है तो ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये एंड ये एग्जाम में दोनों तरीके से सॉल्व करना है। अभी इसको ही निकालने के दो तीन तरीके, इसको निकालने के तरीके ईबीआईटी माइनस टैक्स अमाउंट भी कर सकते हो, अगर एग्जाम में टैक्स अमाउंट पता है तो, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका और एक तरीका है, एक ऐसा है कि नेट प्रॉफिट या ईएटी एड बैक इंटरेस्ट, बस एड बैक इंटरेस्ट, एड बैक इंटरेस्ट करके भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो इससे तुमको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूले सब कुछ सेम रहेंगे। अगर तुमको रिटर्न ऑन असेट्स पूछा है, आरओए, तो रिटर्न ऑन असेट जब पूछते हैं तुमको न्यूमरेटर एग्जैक्ट सेम रखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या चेंज करना है तुमको, रिटर्न ऑन असेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह तुमको नेट असेट या एवरेज नेट असेट्स लेने हैं, नेट असेट्स लेना है, बस इतना है, बाकी सब कुछ सेम। तो तुम्हारे लिए तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन असेट, सब कुछ सेम है। सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड में डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड लिखेंगे, रिटर्न ऑन असेट के टाइम पे डिवाइडेड बाय नेट असेट्स लिखेंगे। अगर एग्जाम में नेट असेट का इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो तुम इसकी जगह टोटल असेट्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर रिटर्न ऑन इक्विटी पूछा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो नीचे आएगा इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस नहीं आता, सॉरी, इक्विटी प्लस रिजर्व। तो ऊपर तुम्हारे इसमें आएगा ई ए ई, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इसको रिटर्न ऑन इक्विटी तुमको मिल जाएगा। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। फॉर्मूलेज एग्जाम के पहले तुमको पढ़ के जाना है। ये चैप्टर ऐसा है जो एफएम इको के जिस दिन एग्जाम में उस दिन मॉर्निंग में तुमको ये करना है। अगर तुमको फॉर्मूले पढ़ने नहीं हो रहे तो ये वीडियो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फास्ट में तुम्हारे रिविजन्स हो जाएंगे, सब लॉजिक्स हो जाएंगे। एग्जाम के अंदर तुम्हारे प्रॉफिटेबिलिटी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग पॉइंट जैसा कि मैंने बोला तुमको, वर्किंग कैपिटल एंड करंट एसेट्स, ये जनरली एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। या फिर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिला तो पूरे फॉर्मूलेस बैलेंस शीट P&L बनाओ, वहां पे डालो, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। इस चैप्टर में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है आरटीपी, एमटीपी एंड सजेस्टेड आंसर्स के अंदर तुमको बहुत अलग अलग आंसर्स मिलेंगे और वो अपन सरास गलत बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, स्ट्रिक्टली फॉलो मॉड्यूल। तुमको जितने चीजें रेफर करेंगे इस चैप्टर के बारे में उतना कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा। सॉल्व करो क्वेश्चंस, उसमें मुझे कोई इशू नहीं है, बट स्ट्रिक्टली स्टिक अप टू मॉड्यूल के जो क्या बोलते हैं अपने फॉर्मूले है सोल्यूशन से, उसको ही फॉलो करना है। ओके, अपने कुछ रेशियोज रह गए थे तीन, डिविडेंड, अर्निंग यील्ड, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू एंड क्यू रेशियो। ओके, तो डिविडेंड एंड अर्निंग यील्ड, तो डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या है, डिविडेंड यील्ड रेशियो डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। मतलब ये रेशियो क्या बताएगा कि, हाँ वेरी गुड, कि आज तुमने जितना इन्वेस्टमेंट किया इसके ऊपर तुम कितना डिविडेंड डिक्लेयर। जनरली जब तुम एक आधी कंपनी का डिविडेंड देखते हो तो फेस वैल्यू पे डिक्लेयर होता है, वो देख के कुछ फायदा नहीं है। तुमने क्या देखना चाहिए, डिविडेंड यील्ड देखना चाहिए। अगर तुम एग्जांपल के तौर पे एक दो कंपनीज खोल के देखो, इंडियन ऑयल, कोल इंडिया, तो इसके अंदर तुमको आईआरएफसी, तो तुमको नीचे डिविडेंड के रेशियोज दिखेंगे कि अगर वहां पे 10% दिखता है, इसका मतलब अगर आज के तारीख में तुम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस कंपनी के शेयर में आज के तारीख में, तो उसके 10% तुमको डिविडेंड मिल सकता है, हिस्टोरिक को पढ़े तो वो डिविडेंड यील्ड है। इसका और एक फॉर्मूला है जो मॉडल ने दिया है, तो उसका और एक फॉर्मूला है डिविडेंड प्लस चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल मार्केट प्राइस। तो ये अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में भी पढ़ा था, dt प्लस
पीटी माइनस 1 डिवाइडेड बाय पीटी माइनस 1। मैंने जब इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद, जैसा कि एग्जांपल लेंगे अपन यहाँ पे है तो, हाँ, कि 20 रुपए का शेयर अगर 30 रुपए होता है तो 10 रुपए मुझे शेयर के प्राइस में मिले, प्लस डिविडेंड कितना मिला, सपोज डिविडेंड 5 रुपए मिला, तो मुझे कमाई टोटल कितनी हुई 15। तो 10 रुपए शेयर के भाव में बढ़ के और 5 रुपए डिविडेंड के फॉर्मेट में, तो डिविडेंड यील्ड में आएगा। नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू बाय बुक वैल्यू। कैसे निकालते हैं इसको? हाँ, तो मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो आज के तारीख में मार्केट में क्या वैल्यू है एंड डिवाइडेड बाय बुक की क्या वैल्यू है। तो ये बुक वैल्यू एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? बुक वैल्यू इज, अगर आज के तारीख में कंपनी को बेचें, पूरे असेट्स बेचे, सब बेचे, जितने पैसे आए उसमें से लायबिलिटीज पे ऑफ करो, जो पैसे बचते हैं वो किसके हैं? शेयर होल्डर्स, इक्विटी। तो इक्विटी शेयर होल्डर को एक शेयर के पीछे कितने पैसे मिलेंगे, और ये तुमको किससे कंपेयर करना है? मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू मतलब आज के तारीख में वो शेयर कितने में मिल रहा, डिवाइडेड बाय कंपनी को बेचने के बाद एक शेयर के पीछे कितने पैसे मिलते हैं। तो मार्केट वैल्यू बाय बुक वैल्यू, जनरली ये 1 होना चाहिए। 1 के नीचे है मतलब अंडर वैल्यूड है, और 1 के ऊपर है मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर वैल्यूड। क्यों? क्योंकि जो फिक्स एसेट्स होते हैं अपने बैलेंस शीट में, वो हिस्टोरिकल प्राइस पे रिकॉर्ड होते हैं, जो कि वो मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड होने चाहिए। क्यू रेशियो, ये क्या बताता है क्यू रेशियो? ओके, मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ असेट। तो अगर आज के तारीख में वो नहीं, पूरी कंपनी अगर खड़ी करने को गए तो कितना पैसा लगेगा, एंड डिवाइड ऊपर आएगा मार्केट वैल्यू। तो आज के तारीख में शेयर का भाव क्या है, डिवाइडेड बाय एसेट आज के तारीख में पूरा रिप्लेसमेंट करने के लिए कितने पैसे लगते हैं। तो मार्केट वैल्यू बाय एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उसको क्यू रेशियो ऐसा बोलते हैं। ओके, दैट्स इट। चले।